नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का काम। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा लिस्ट में नाम न होने पर फिलहाल किसी के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई। विपक्ष ने कहा लाखों लोगों की नागरिकता खतरे में होने की बात। राज्यसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसले पर विपक्ष का अवरोध। सभापति एम वेंकैया नायडू की ओर से चर्चा की अनुमति के बावजूद नहीं चल सका शून्यकाल और प्रश्नकाल। लगातार गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ताज ट्रेपेजियम जोन की देखरेख के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के संयुक्त सचिव और आगरा डिवीजन के कमिश्नर जिम्मेदार। ताजमहल के संरक्षण पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के जिम्मे धरोहर की देखरेख। पीएनबी घोटाला मामले में आरोपी मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने के प्रयास तेज। भारत की एंटीगुआ और बरबुडा के प्रशासन से चौकसी को हिरासत में लेने की अपील। कैरिबियाई द्वीप समूह में मौजूदगी की खबर के बाद उठाया गया कदम। इमरान खान 11 अगस्त को लेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ। रेडियो पाकिस्तान ने दी जानकारी। समर्थन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोटे दलों और निर्दलीय से बात जारी। चुनाव में धांधली के आरोपों के खिलाफ साथ मिलकर काम करेंगे पीएमएलएन और पीपीपी। और आइए देखते हैं पहली खबर। पंजाब नेशनल बैंक वित्तीय धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को वापस भारत लाने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने एंटीगुआ सरकार से चौकसी को हिरासत में लेने और देश से बाहर निकलने से रोकने का अनुरोध किया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए कागजात तैयार करने शुरू कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जैसे ही प्रत्यर्पण से जुड़े कागजात मिलेंगे उसे एंटीगुआ सरकार के सामने पेश किया जाएगा। इस बीच आज एंटीगुआ में भारतीय उच्चायुक्त वहां की सरकार के अधिकारियों से मिलकर इस मामले से जुड़ी जानकारियां देंगे। मेहुल का पासपोर्ट इस साल फरवरी में रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो एंटीगुआ का नागरिक बन गया। मेहुल चौकसी भारत में अरबों रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी है। हालांकि एंटीगुआ के विदेश मंत्री ने कहा है कि मेहुल चौकसी को जब एंटीगुआ की नागरिकता दी गई थी तो उस पर लगे आरोपों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि एंटीगुआ मेहुल के खिलाफ प्रत्यर्पण अनुरोध आने पर विचार करेगा। और इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर अखिलेश तुम जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जिस तरीके से मेहुल चौकसी को लेकर खबरें आई थी और उसके बाद जो फिलहाल जानकारी है कि प्रत्यर्पण के लिए कागजात तैयार किए जा रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है विदेश विभाग से? देखिए, अभी थोड़ी देर बाद हाई कमिश्नर जो एक्चुअली गुआना में हमारा हाई कमिश्नर है, जॉर्ज टाउन में स्थित है, और वहां से हाई कमिश्नर अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, वहां के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिलेंगे और उसके साथ साथ वहां के गृह मंत्रालय के अधिकारी भी उस बैठक में शामिल रहेंगे और जो मेहुल चौकसी से जुड़ी जितनी जानकारियां हैं वो जानकारियां उन्हें देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और एंटीगुआ के बीच में अभी तक कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के बावजूद अगर हम कोई उनको चार्जशीट उनके खिलाफ बना कर देते हैं तो वे विचार करेंगे, इसलिए क्योंकि जो एंटीगुआ और बारबुडा का जो नीति है वह ऐसे लोगों को कागज नागरिकता देते हैं जो लोग किसी आरोप में नहीं फंसे हैं। अगर आरोपी कोई है, कोई क्रिमिनल है और वहां जाकर जस्ट केवल अपना देश बदलने के लिए वहां जा रहा है तो उसको नागरिकता नहीं देंगे, रद्द कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को यह आश्वासन मिला है मौखिक तौर पे और उस पर और आगे की बात बढ़ाने के लिए आज बैठक होगी और उसके बाद जब फॉर्मल हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके बाद वे निश्चित तौर पे कार्रवाई रखेंगे। तो भारत ने कहा है कि जब तक हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं तब तक आप उनको जल, थल या हवा मार्ग से, वायु मार्ग से बाहर न जाने दें। अभी तक यही रिक्वेस्ट है। ठीक, लेकिन अखिलेश, एंटीगुआ की सिटीजनशिप मिलने के बाद मेहुल चौकसी को भारत लाना और यहाँ पर केस चलाना कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है?
देखिए कविंद्र, ये बहुत ही मुश्किल काम है, निश्चित तौर पे बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कोई आदमी जो किसी देश का नागरिक बन गया है, वैसी स्थिति में उसको वापस अपने देश में लाना, क्योंकि वो वहाँ का नागरिक है और हमने अपने यहाँ का पासपोर्ट रद्द कर दिया, तो निश्चित तौर पे एक कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। लेकिन चूंकि उन्होंने अभी नवंबर में 2017 में उन्होंने वहां की नागरिकता ली है, तो वैसी स्थिति में उन पे जो अभी मामले लगाए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ यहाँ के कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मेहुल चोकसी ने वहां की नागरिकता नहीं ली है, न कि वहां के किसी आर्थिक विकास के लिए सहयोग करने के लिए। चूंकि एंटीगुआ का ऐसा कानून है, ऐसी व्यवस्था है कि वहां अगर कोई निवेश करना चाहे तो उसकी नागरिकता हम दे सकते हैं, और उसकी नागरिकता मिलने से फायदा यह होता है कि दुनिया के कई देशों में बिना वीजा के आप यात्रा कर सकते हैं। तो जैसा कि मेहुल चोकसी ने दावा किया था कि हमने वहां की नागरिकता इसलिए ली है क्योंकि हमारे बिजनेस फैलाने में फायदा होगा, लेकिन अब भारत जिस तरीके से ये मामला हुआ है, और आज भारत के प्रतिनिधि जाके फिर एक बार समझाएंगे कि यह पूरी जो नागरिकता का नाटक है वह इसलिए है कि भारतीय कानून के शिकंजे और उसके घोटाले में फंसने से बचने के लिए उसने आपके यहाँ आकर छुपकर शरण ली है। उसके बिजनेस प्लान का कोई मामला नहीं है, क्योंकि उसने जो बिजनेस यहाँ किया है वह अवैध भारत में बिजनेस किया है, और वह यहाँ भी उसी तरह के अवैध धंधे में वो लिप्त हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत एंटीगुआ सरकार को यह समझाने की कोशिश करेगा कि आप उसके यहाँ आने से आपकी अर्थव्यवस्था को घाटा होने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा, और इस आधार पे उसका प्रत्यर्पण किया जा सकता है। अखिलेश, एक आखिरी सवाल, अगर कोई जानकारी इस पर मिल पाई हो कि जो केस रजिस्टर्ड किया गया भारत में, क्या ये नागरिकता एंटीगुआ में उससे पहले की है या फिर उसके बाद की है? ना, बिल्कुल तकरीबन उसी समय की है। हालांकि उसके पहले हो गया था केस, वो केस हो गई थी, लेकिन तकरीबन उसी समय, क्योंकि एंटीगुआ में जिस समय वो नागरिकता का प्रोसेस चल रहा था, उस समय की भारत को भी इस बात की भनक नहीं थी कि वहां के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, और वहां के भी लोगों ने बताया कि हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो यहाँ का आरोपी है। तो बिल्कुल तकरीबन उसी समय है, लेकिन चोकसी को यह आभास हो गया था कि हम यहाँ पकड़े जा सकते हैं, और जब पकड़े जा सकते हैं तो इसलिए वो लोग हैं ऐसे कि वो दूसरे देशों में ढूंढते रहते हैं कहाँ आसानी से हमको मिल जाएगी नागरिकता, और इसलिए वहां भाग गया। तो ये स्थिति है, तकरीबन उसी समय दोनों घटनाएं घट रही थी। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि ऐसे घोटाले करने वाले लोग काफी तेज होते हैं, उसके कनेक्शंस काफी मजबूत होते हैं। अखिलेश, शुक्रिया अखिलेश आपका अपडेट देने के लिए। और अखिलेश तो बता रहे थे कि एंटीगुआ, जहां पर मेहुल चोकसी के बारे में खबरें आ रही कि वो वहां पर मौजूद है, और ये भी जानकारी है कि उसने वहां की नागरिकता ले ली है, और ऐसे में भारत सरकार अब प्रत्यर्पण के लिए वहां पर कोशिश लगातार कर रही है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। और बात असम की, जहां पर एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दूसरे और अंतिम मसौदे को आज कड़ी सुरक्षा के बीच जारी किया गया। रजिस्टर में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम हैं, जबकि यहां पर रह रहे 40 लाख लोगों के नाम इस सूची में शामिल नहीं हैं। मसौदे के संबंध में दावा और आपत्ति करने की प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होगी, जो 28 सितंबर तक चलेगी। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी का दूसरा और आखिरी ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। 3 करोड़ 29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2 करोड़ 89,83,677 लोगों को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया है, जबकि यहां रह रहे करीब 40 लाख लोगों का नाम इस सूची में नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल शैलेश के मुताबिक ये केवल मसौदा है, फाइनल लिस्ट नहीं है। जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया वो आपत्ति और दावा दर्ज कर सकते हैं। किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट हो या उनके पर्टिकुलर्स में कोई कमी रह गई हो, हम उसका संज्ञान लेंगे
क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के दौरान, और इसी आश्वासन से मैं कहना चाहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखिए। हम हर भारतीय नागरिक को पूर्ण तौर से अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही फाइनल एनआरसी निकालेंगे। एनआरसी का मसौदा जारी होने के साथ ही असम के सभी 33 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोग एनआरसी की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। साथ ही असम के लोग टोल फ्री नंबर 15107 और असम के बाहर के लोग 180034536762 पर फोन कर 21 नंबरों वाला ARN देकर अपना स्टेटस जान सकते हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। Assam is a very peaceful state and we are confident that all sections of society will come forward to maintain the peace and tranquility for all the time to come, and whatever Supreme Court will pass on the direction to us, will sincerely follow it, observe it. हालांकि राज्य के विपक्षी दलों ने एनआरसी में 40 लाख लोगों के नाम नहीं होने पर हैरानी जताई है। We came to know that many officials, they were with a preoccupied mind. They have rejected the names, the applications on flimsy grounds. So that's why this figure has come to a such large number. जिन लोगों के नाम एनआरसी में शामिल हैं, वो इस पर खुशी जता रहे हैं। हाँ, देखा है, अच्छा लगा देख के। एनआरसी में हमारा फैमिली का नाम आ गया है, हमारे हस्बैंड का, हमारे बच्चा का नाम आ गया अभी। एनआरसी का पहला मसौदा 1 जनवरी 2018 को प्रकाशित किया गया था। तब 1.9 करोड़ लोगों के नाम को इसमें शामिल किया गया था। दूसरे और आखिरी मसौदे में उन सभी भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है जो राज्य में 25 मार्च 1971 के पहले से निवास करते थे। असम पहला राज्य बन गया है जहां 1951 के बाद एनआरसी को अपडेट किया गया है। एनआरसी बनाने का काम दिसंबर 2013 में शुरू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। उन्होंने आज लोकसभा में कहा कि रजिस्टर बनाने में सरकार की कोई भूमिका नहीं। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि असम में लाखों लोगों की नागरिकता अब खतरे में है। मैं सदन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम नहीं होने के बावजूद फिलहाल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिनका नाम रजिस्टर में नहीं है वो ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का डिस्पोजल होगा। पहले तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद भी कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाने का अवसर रहेगा, अध्यक्ष महोदय। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं तो न्याय मिलेगा ही। इसलिए इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक किसी प्रकार की पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले लोकसभा में शून्यकाल के दौरान असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मुद्दा उठा। टीएमसी सांसद सौगत राय ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और चर्चा की मांग की। इसके अलावा कई सांसदों ने भी इस मसले पर सरकार से स्थिति साफ करने की बात कही। This thing is happening only in Assam. Where about the other states? So this is matter to be taken very urgently. Question of more than 40 lakhs and 7,760 people are concerned. So I think government will take it up with all priority and give relief to them. इससे क्या हो गया, बहुत से लोगों को डिलीट किया गया और इसमें ये भी है कि वो पर्पसली डिलीट किया गया है। ये भी एक उसमें ठीक है, आप हो रहा है। नहीं, एक मिनट मैडम, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवीजन आप करने जा रहे हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और आसाम में पिछले कई महीनों से स्थिति बिगड़ नहीं जाए इसके लिए सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। और सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा
कि धर्म आधारित नागरिकता का सवाल या भाषा आधारित नागरिकता का सवाल लेकर के हम ऐसे छेड़खानी करेंगे तो बहुत फ्रेजाइल यूनिटी वहाँ पे हमारी नागरिकता का प्रश्न है मैडम, और मानवाधिकार का मुद्दा है। ऐसे मामले में सरकार को गंभीरता से कोई ऐसा अनहोनी घटना नहीं होना चाहिए कि जो यहाँ 40 साल से लोग हैं, 50 साल से हैं, 60 साल से हैं, उनके नागरिकता पर हमला नहीं होना चाहिए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा और अंतिम प्रारूप कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को जारी हुआ। आवेदक एनआरसी केंद्रों पर जाकर अपना नाम, पता और फोटो देख सकते हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम मसौदे का मुद्दे पर अवरोध दिखा। टीएमसी सांसदों ने इसे उठाते हुए चर्चा की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो चर्चा को तैयार हैं और गृहमंत्री राजनाथ सिंह को भी सदन में बुला लिया गया। हालांकि टीएमसी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा की मांग पर अड़े रहे। टीएमसी की मांग का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भी समर्थन किया। सदन की कार्यवाही दिन में 3 बार स्थगित करनी पड़ी और लंच के बाद भी अवरोध जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। Papers to be laid on the table. Dr. Harshvardhan. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान पत्र और रिपोर्ट रखे जाने के औपचारिक कामकाज के बाद ही तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने असम में जारी एनआरसी के मसौदे पर चर्चा की मांग की। समाजवादी पार्टी के सदस्य और कुछ कांग्रेस सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं और इसी वजह से गृहमंत्री राजनाथ सिंह से सदन में आने की अपील की थी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह उस वक्त सदन में मौजूद भी थे। Some members met me just now. They wanted to discuss about national register publication, and I myself have requested the Home Minister to come. I am ready for discussion. I want the Home Minister to respond. I want the Home Minister to respond. I am for discussion. What is it you want? सभापति की अपील के बाद भी अवरोध जारी रहा। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। House is adjourned to meet at 12 noon. दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के दौरान भी हालात में कोई बदलाव नहीं दिखा। इसके बाद सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। House is adjourned to meet at 2 p.m. लंच अवकाश के बाद दोपहर 2 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति ने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील की। Whatever I have to say, I said in the morning. I have decided to allow in the 0 hour. I told the honourable members. Then I myself took initiative, called the Home Minister. Home Minister all the way came to the House. Neither the members were willing to say anything or allow the House to function. You can't expect me to do miracles. इसके बावजूद भी अवरोध जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। I am adjourning the House to meet after 10 minutes. जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने नियम 267 के तहत इस मसले पर चर्चा की मांग की। Political issue, sir. It's a question of human rights. It's a humanitarian issue. It's a national issue. Indian citizens, sir. We need to look after Indian citizens. सभापति एम वेंकैया नायडू ने डेरेक ओब्रायन को आश्वासन दिया कि मंगलवार को सदन की कार्यवाही की शुरुआत में ही उन्हें मौका दिया जाएगा। सभापति के आश्वासन के बावजूद भी सदन में अवरोध नहीं थमा। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। The House is adjourned to meet tomorrow at 11 a.m. पंचानन मिश्रा के साथ प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस ने इसे गंभीर मसला बताते हुए तत्काल बातचीत की मांग की। वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक सर्वदलीय बैठक सरकार को तुरंत बुलानी चाहिए, बिना विलंब के। बेहतर होगा कल ही केंद्र सरकार उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाए और बातचीत करे, ताकि सबको सही परिस्थिति से अवगत कराया जा सके। I have shown you the paper. They have the Aadhaar card, they have the bank statement, they have the bank account, they have the identity card, and they are staying there more than 50 years also, so many people. So do you think that only for vote politics the humanity will be isolated and the human being will be isolated? लोकसभा ने सोमवार को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। विधेयक में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की जगह बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रावधान है।
इससे होम्योपैथी शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने बताया कि होम्योपैथी संस्थानों में अनियमितता को खत्म करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी सरकार जल्द ही एक व्यापक विधेयक लाएगी। होम्योपैथी के सेंट्रल काउंसिल के बारे में जो बिल था मैंने वो क्लियर कर दिया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो बिल है उसके बारे में उसको प्रोसीड करने हम निश्चित तौर से आगे जाएंगे। और होम्योपैथी को सक्षम करने के लिए ये रूल से और अच्छी तरह से चलने के लिए आयुष मंत्रालय हर रोज अपने प्रयास जारी रखेंगे। ताज ट्रेपेजियम जोन के रखरखाव और संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव और आगरा डिवीजन के आयुक्त जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने कहा है कि ताजमहल के भीतर कब्र के रखरखाव के लिए उसके महानिदेशक जिम्मेदार हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों के नाम बताने को कहा था जो ताजमहल के संरक्षण के लिए जवाबदेह हैं। ASI ने बताया है कि ताजमहल पर उसने यूनेस्को को 2013 में योजना सौंपी थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि ताजमहल को लेकर हमारी चिंताएं यूनेस्को की चिंताओं से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में आज CBI निदेशक आलोक कुमार वर्मा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। कोर्ट को बताया उन्होंने कि इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। साथ ही 31 अगस्त तक 5 और फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएंगी। मामलों की जांच में लंबा वक्त लगने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने CBI निदेशक को पेश होने को कहा था। एजेंसी के निदेशक ने बताया कि 14 लोगों को हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के अपराध में चार्जशीट किया गया। हालांकि इन लोगों की गिरफ्तारी का फैसला कोर्ट ने CBI निदेशक पर छोड़ दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कथित फर्जी मुठभेड़ के 1528 मामलों की SIT से जांच और FIR दर्ज कराने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन की याचिका खारिज कर दी। गैरकानूनी टेलीफोन एक्सचेंज मामले में कोर्ट ने दोनों से मुकदमे का सामना करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मारन ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। पिछले हफ्ते मद्रास हाई कोर्ट ने मारन बंधुओं के खिलाफ 12 सप्ताह के भीतर आरोपों को तैयार करने का आदेश दिया था। CBI के स्पेशल कोर्ट ने मार्च महीने में मारन और अन्य आरोपियों को केस से बरी कर दिया था। दयानिधि मारन पर साल 2004 से और 6 के बीच दूरसंचार मंत्री रहते हुए चेन्नई में अपने घर पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का आरोप है और इससे सरकार को 1.78 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और लालू के बेटे तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी हुआ है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष बेंच ने सभी आरोपियों को 31 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया। CBI ने इसी साल 16 अप्रैल को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों समेत कुल 14 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज है। CBI ने कोर्ट में दावा किया था कि उसके पास सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पाकिस्तान में इमरान खान 11 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। रेडियो पाकिस्तान ने यह खबर दी है। इमरान खान की पार्टी को नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा 116 सीटें मिली। हालांकि सामान्य बहुमत से उनकी पार्टी 22 सीटें दूर है। तहरीक इंसाफ ने कल ऐलान किया था कि वो बहुमत के लिए छोटे दलों और निर्दलीय से बात कर रही है। इस बीच चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले 2 बड़े दलों PMLN और PPP ने मिलकर रणनीति बनाने का ऐलान किया। इन दलों की रविवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इन दलों ने ऐलान किया कि अगर तहरीक इंसाफ सरकार बनाती है तो मिलकर इस सरकार को घेरेंगे। PMLN को 64 और PPP को 43 सीटें मिली हैं। PMLN ने चुनाव में धांधली की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश भर में मौसम और मानसून की रफ्तार पर।